मानव का श्वसन तंत्र है, उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है श्वासन क्रिया यानी ब्रीथिंग। इसको अपन कहते हैं श्वसन की क्रिया विधि। श्वसन की क्रिया विधि, तो श्वसन की क्रिया विधि है, उसमें एक श्वासन क्रिया है, उसको अपन समझते हैं। श्वासन का मतलब होता है ब्रीथिंग, सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक है। अब व्यक्ति क्या करता है, अब सवाल पूछा जाता है बच्चों से कि 1 मिनट में अपन कितनी बार सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। बच्चे कहते हैं, कोई बच्चे होते हैं वो हृदय धड़कन 72 होती है, 72 बार बोल देते हैं, लेकिन 1 मिनट में 16 से 20 बार ही सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो मनुष्य की श्वसन दर, ये सवाल ध्यान रखना, मनुष्य की श्वसन दर प्रति मिनट 16 से 20 होती है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव सवाल आता है कि मनुष्य की श्वसन दर 1 मिनट में वो कितनी बार सांस लेता है, कितनी बार छोड़ता है। कितनी कोशिश कर ले तो भी वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 बार सांस ले ले, उसको कहा सांस ले छोड़, तो ये कोशिश करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 बार ले सकता है। लेकिन छोटे बच्चे होते हैं वो 35 बार उनकी श्वसन दर होती हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसकी श्वसन दर क्या होती है, कम होती हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति की श्वसन दर है वो 16 से 20 बार है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। और हार्ट बीट पूछे तब हार्ट बीट होती है 72, ये ध्यान रखना है। तो श्वासन क्या है? श्वासन एक क्रिया है जिसमें है वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का फेफड़ों में प्रवेश करना और फेफड़ों में उपस्थित CO2 का वायुमंडल में निष्कासन होना। यानी इसकी परिभाषा है वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का, जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का फेफड़ों में प्रवेश करना। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का फेफड़ों में प्रवेश करना और फेफड़ों में उपस्थित CO2 का वायुमंडल में मुक्त होना। फेफड़ों में उपस्थित CO2 का, फेफड़ों में उपस्थित CO2 का वायुमंडल में मुक्त होना, ये क्या कहलाता है? ये आपको बताना है, श्वासन कहलाता है। तो सांस ली और सांस छोड़ी, यानी वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन है उसका फुफ्फुस में प्रवेश होता है और फुफ्फुस में उपस्थित CO2 होती है, उसका वायुमंडल में निष्कासन होता है। इसको अपन क्या कहते हैं? श्वासन के नाम से जानते हैं। अब इस श्वासन को 2 भागों के अंदर बांटा गया है बच्चों। एक का नाम होता है निश्वसन और एक का नाम होता है उच्छ्वसन। एक को अपन कहते हैं निश्वसन और एक का नाम होता है उच्छ्वसन। दोनों अलग अलग क्रिया है। एक होता है जिसको अपन कहते हैं इंस्पायरेशन और एक का नाम होता है एक्सपायरेशन। 2 स्टेप है। इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन का मतलब प्रेरणा। अपन पहली बार जब बच्चे का जन्म होता है, सबका पहली बार ही होता है, तो उस कंडीशन में निश्वसन क्रिया होती है। यानी वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का फुफ्फुस में प्रवेश करना, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का फुफ्फुस में प्रवेश करना, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का फुफ्फुस में प्रवेश करना निश्वसन कहलाता है। निश्वसन किसे कहते हैं? श्वास लेना। और उच्छ्वसन मतलब है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन मतलब एक्सपायर होना, मतलब सांस छोड़ना। जैसे ही आदमी ने सांस छोड़ी मतलब वो एक्सपायर हो गया, यानी अंतिम बार जब मरेगा तो अंतिम बार जिसने सांस निकलेगी, यानी एक्सपायरेशन का मतलब होता है उच्छ्वसन। मतलब फेफड़ों में उपस्थित CO2 का, फेफड़ों में उपस्थित CO2 का वायुमंडल में निष्कासन होना, फेफड़ों में उपस्थित CO2 का वायुमंडल में निष्कासन होना क्या कहलाता है? उच्छ्वसन कहलाता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना। निश्वसन और उच्छ्वसन दोनों की परिभाषा अलग अलग है। आपसे पूछा ये क्या है, आप बताओगे निश्वसन। ये क्या है? उच्छ्वसन। निश्वसन का मतलब है वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन फुफ्फुस में प्रवेश करेगी और उच्छ्वसन का मतलब है फेफड़ों में उपस्थित CO2 है उसका वायुमंडल में निष्कासन होगा। अब ये जो श्वासन क्रिया है, इस श्वासन क्रिया के लिए हमारे शरीर में चाहिए एक वक्शीय पिंजर। किसकी आवश्यकता होती है? वक्शीय पिंजर की आवश्यकता होती है। अब अपन वक्शीय पिंजर की संरचना समझेंगे, ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपन वक्शीय पिंजर है, उस वक्शीय पिंजर को समझेंगे। उस वक्शीय पिंजर की सहायता से आप क्या कर सकते हो? श्वासन क्रिया है उसको समझ सकते हो।
यानी अपन सांस कैसे लेंगे और सांस कैसे छोड़ेंगे। वक्ष्य पिंजर के अंदर क्या होता है, फुफ्फुस बंद रहते हैं, थोरेसिक केज है, इसको अपन कहते हैं थोरेसिक केज। थोरेसिक केज है, उसको अपन समझते हैं किस तरह से क्या होता है। ये डायग्राम अपने शरीर में, ये आगे की तरफ ये हड्डी है, इस हड्डी को कहते हैं उरोस्थि। ये यहाँ बीचों बीच में एक हड्डी होती है, इसको कहते हैं स्टर्नम। ये हड्डी है, इसका नाम है उरोस्थि। इसको अपन किस नाम से जानते हैं, उरोस्थि के नाम से जानते हैं। पीछे एक और हड्डी है जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी, वर्टिबल कॉलम। और इसमें इस तरह से ये क्या है, ये पसलियाँ होती हैं। पसलियाँ 12 जोड़ी होती हैं। पसलियाँ कितनी जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी। तो पसलियाँ हैं 12 जोड़ी। वक्ष्य पिंजर के अंदर क्या होगा, वक्ष्य पिंजर के अंदर फेफड़े बंद होंगे। ये इधर भी वक्ष्य पिंजर है, इधर भी वक्ष्य पिंजर है, इसके अंदर इधर भी फेफड़ा है और इधर भी फेफड़ा है। तो ये वक्ष्य पिंजर है। आप बताओगे कि इसमें वक्ष्य पिंजर के अंदर क्या क्या होता है। वक्ष्य पिंजर में एक तो होती है उरोस्थि। वक्ष्य पिंजर में एक तो होती है उरोस्थि, यानी उरोस्थि का मतलब है बीचों बीच में एक हड्डी है, उसको अपन कह रहे हैं उरोस्थि, स्टर्नम। और पीछे जो पृष्ठ भाग है, उस पृष्ठ भाग के अंदर क्या है, वर्टिबल कॉलम है, यानी कसरूपदंड है, जिसको अपन रीढ़ की हड्डी के नाम से जानते हैं। तो ये कसरूपदंड होगा और ये क्या होगा, उरोस्थि होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। तो इस तरह से क्या हुआ, एक तो वक्ष्य पिंजर है और एक का नाम क्या है, उरोस्थि है। अब वक्ष्य पिंजर है, उसकी अपन संरचना पढ़ेंगे। तो मनुष्य में श्वासन क्रिया के लिए वक्ष्य पिंजर की आवश्यकता होती है। वक्ष्य पिंजर का अपन ये डायग्राम बना रहे हैं। ये पृष्ठ भाग है मान लो, और ये उदर भाग है, ये अधर भाग होता है। अधर भाग में जैसे अपन ने कहा ये क्या है, उरोस्थि है। और पृष्ठ भाग के अंदर ये क्या है, ये कसरूपदंड है। और इसके आगे की तरफ क्या होती है, गिरवा होती है। और पीछे की तरफ क्या होता है, उदर होता है। उदर और गिरवा के बीच में यहाँ पर एक संरचना होती है जिसका नाम होता है डायाफ्राम, जिसका नाम होगा डायाफ्राम। ये डायाफ्राम है। तो इस तरह से हमारे शरीर में ये पसलियाँ हैं। पसलियाँ एक ओर से कसरूपदंड से जुड़ी हुई हैं और पसलियाँ दूसरी ओर से उरोस्थि से जुड़ी हुई है। पसली एक ओर से ये उरोस्थि से जुड़ी हुई है और पीछे जाके ये कसरूपदंड से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर ये संरचना पाई जाती है। इसके अंदर फेफड़े बंद होते हैं। अब इसमें दो जोड़ी क्या होती हैं, दो जोड़ी पेशियाँ पाई जाती हैं, जिनको कहते हैं अंतरापशु पेशियाँ, जिनको कहते हैं अंतरापशु पेशियाँ, यानी इंटरकोस्टल मसल्स। ये होती है बाह्य अंतरापशु पेशी और आंतरिक अंतरपशु पेशियाँ। दो तरह की पेशियाँ होती हैं, बाह्य अंतरापशु पेशियाँ और आंतरिक अंतरपशु पेशियाँ। तो ये वक्ष्य पिंजर है, उसका आपको डायग्राम याद होना चाहिए। वक्ष्य पिंजर के अंदर एक तो होती है उरोस्थि, एक होती है रीढ़ की हड्डी, एक होती है पसलियाँ और एक होती है जिनको अपन कहते हैं अंतरापशु पेशियाँ। अब अपन क्या है, पहले निःश्वसन क्रिया पढ़ेंगे, फिर अपन उच्छ्वसन क्रिया का अध्ययन करेंगे। तो अब अपन निःश्वसन क्रिया का अध्ययन करेंगे। अब अपन निःश्वसन क्रिया है उसका अध्ययन करेंगे। निःश्वसन क्रिया कितने चरणों में होगी ये अपन समझते हैं। निःश्वसन क्रिया, तो निःश्वसन एक सक्रिय क्रिया होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसमें ये सक्रिय क्रिया यानी इसमें ऊर्जा की आवश्यकता है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अपने को एक डायग्राम है, उस डायग्राम के हिसाब से समझते हैं क्या होगा। सबसे पहले ये है कि ये बाह्य अंतरापशु पेशी है, इसमें संकुचन होगा। नंबर एक स्टेप के अंदर ये बाह्य अंतरापशु पेशी है, इसमें संकुचन होता है। बाह्य अंतरापशु पेशी के अंदर संकुचन होता है। नंबर 5 स्टेप के अंदर आप बताओगे बाह्य अंतरापशु पेशी में संकुचन होता है। जो बाह्य अंतरापशु पेशी उसमें होगा संकुचन, ठीक है। फिर उसके बाद बाह्य अंतरापशु पेशी में संकुचन होने के बाद में ये जो इससे जुड़ी हुई पसलियाँ हैं, इससे जुड़ी हुई ये पसलियाँ होती हैं, ये पसलियाँ हैं, ये मान लो अपन ने कहा क्या है, उरोस्थि है, और ये क्या है, ये इस कसरूपदंड है। अब ये बाह्य अंतरापशु पेशी में संकुचन होगा, इसमें पेशी में संकुचन होगा तो ये पसलियों को खींचेगा। सांस लो अंदर, तो ये पसलियाँ ऊपर आती हैं। तो पसलियाँ ऊपर और बाहर आती हैं। पसलियाँ क्या होगी, ऊपर और बाहर आती हैं। पसलियाँ ऊपर
वह बाहर गति करती हैं। जैसे पेशी में संकुचन होगा, पेशी की लंबाई कम होगी, पसलियां ऊपर और बाहर आएगी। ये पसलियां हैं, ये इस तरह से यूं ऊपर और बाहर आ जाएगी, पसलियां यूं ऊपर और बाहर आ जाएगी। अब पसलियां ऊपर और बाहर आएगी तो उरोस्थी हैं, वो भी क्या होगी, ऊपर और बाहर की ओर आएगी। उरोस्थी हैं, वो भी आगे और बाहर की ओर आती हैं। उरोस्थी भी आगे और बाहर की तरफ आती हैं। अब उरोस्थी भी आगे और बाहर आएगी तो नेचुरल सी बात है कि इससे जुड़ा हुआ ये डायाफ्राम है। डायाफ्राम है, ये पहले होता है गुंदाकार। अब इसकी पेशियों में संकुचन होगा और डायाफ्राम हो जाएगा गुंदाकार से। डायाफ्राम है वो आपको बताना है गुंदाकार से चपटा हो जाएगा। डायाफ्राम जैसे गुंदाकार से चपटा होगा, डायाफ्राम ऐसे था पहले, अब डायाफ्राम इस तरह से हो गया, ये गुंबद शेप का था, इसकी पेशियां शिथिल थी, अब इसमें संकुचन हुआ पेशियों में और ये गुंदाकार से चपटा हो गया। फिर उसके बाद ये वक्ष्य गुहा का आयतन, ये क्या है, पहले ये आयतन कम था, अब ये वक्ष्य गुहा का आयतन बढ़ गया, यानी वक्ष्य गुहा का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष्य गुहा का आयतन है उसमें वृद्धि हो जाती है और वक्ष्य गुहा का आयतन बढ़ता है तो बाहर इस फेफड़ों के अंदर जो दाब है वो लग रहा था वो कम होगा और फुफ्फुस में एक तरह का चूषण बल उत्पन्न होगा। जो फुफ्फुस है उस फुफ्फुस में एक तरह की क्या होगा, चूषण बल उत्पन्न होगा और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन है वो फेफड़ों के अंदर घुस जाएगी, क्योंकि हवा खाली जगह है उसमें घुसती है। तो फेफड़ों में क्या हुई, थोड़ी जगह हुई है, फेफड़ों के ऊपर जो दबाव था वो कम हुआ और इस तरह से ये क्रिया हुई है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है बाह्य अंतरापशु पेशी में हुआ संकुचन, इस पेशी के अंदर हुआ संकुचन, इसमें संकुचन हुआ तो पसलियां हैं वो ऊपर और बाहर आई, इससे जुड़ी हुई ये पसलियां हैं वो ऊपर और बाहर आई, पसलियां ऊपर और बाहर आई तो इससे जुड़ी हुई उरोस्थी भी ऊपर और बाहर आई, ये उरोस्थी बाहर आई, डायाफ्राम गुंदाकार था, डायाफ्राम चपटा हो गया और ये वक्ष्य गुहा का आयतन पहले कम था, वक्ष्य गुहा का आयतन बढ़ गया और फेफड़ों पर लगने वाला जो चूषण बल था, फेफड़ों के अंदर चूषण बल उत्पन्न हुआ और हवा को अंदर खींच लिया। तो इस तरह से अपन ने सांस ले ली। तो आप सांस लो, क्या परिवर्तन हुआ है, सबसे पहले पेशियों में संकुचन हुआ, पसलियां ऊपर और बाहर आई, ये उरोस्थी है ये भी ऊपर और बाहर आती है और अंदर क्या होता है, अंदर वक्ष्य गुहा का आयतन बढ़ता है, अंदर वक्ष्य गुहा का आयतन बढ़ता है और एक तरह से चूषण बल उत्पन्न होता है, हवा अंदर घुसती है। तो ये आपको स्टेप याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप है बाह्य अंतरापशु पेशियों में संकुचन, दूसरा स्टेप है पसलियां ऊपर और बाहर, तीसरा स्टेप है उरोस्थी भी आगे और बाहर, फिर उसके बाद डायाफ्राम गुंदाकार से चपटा हुआ और वक्ष्य गुहा का आयतन बढ़ गया और वक्ष्य गुहा का आयतन बढ़ता है तो फुफ्फुस के अंदर एक तरह से चूषण बल उत्पन्न होता है और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन है फुफ्फुस में प्रवेश कर जाती है। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन किस में प्रवेश कर जाएगी, फुफ्फुस में प्रवेश कर जाएगी। अपन इसको डायग्रामेटिक समझते हैं कि ये पेशियां हैं, इन पेशियों में हुआ संकुचन, इन पेशियों में संकुचन हुआ तो इससे जुड़ी हुई ये पसलियां हैं ये ऐसे मूव करती हैं, पसलियां मूव करेगी तो इससे जुड़ा हुआ यूरोस्थी है, ये पसलियां मूव करेगी तो यूरोस्थी भी क्या करेगी, उसके साथ ही गति करेगी। रीढ़ की हड्डी तो फिक्स रहती है लेकिन यूरोस्थी भी इसके साथ, ये जब मूवमेंट करेगा तो इसको भी ऐसे यूं लेके जाएगा। तो ये पसलियां ऊपर और बाहर आएगी, यूरोस्थी भी ऊपर और बाहर आएगी। डायाफ्राम ये गुंदा आकार का है, ये चपटा हो गया, डायाफ्राम गुंदाकार से ये चपटा हो गया, इस तरह का डायाफ्राम था, अब डायाफ्राम इस तरह का हो गया। तो इस तरह से वक्ष्य गुहा का आयतन, पहले ये वक्ष्य गुहा का आयतन था, अब वक्ष्य गुहा का आयतन ये हो गया, तो वक्ष्य गुहा का आयतन बढ़ गया। जब वक्ष्य गुहा का आयतन बढ़ा तो अंदर जगह मिली और अंदर फेफड़ों के ऊपर दबाव कम हुआ तो फेफड़ों में चूषण बल उत्पन्न हुआ और एक तरह से हवा उसके अंदर घुस गई। अब अपन नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे इसका उल्टा उच्छ्वसन क्रिया, ठीक है। तो अपने उच्छ्वसन बताते हैं कैसे क्या होता है। अब अपन उच्छ्वसन क्रिया पढ़ेंगे। उच्छ्वसन क्रिया एक्चुअल में क्या है, निष्क्रिय क्रिया है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसको अपन कह रहे हैं एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन का मतलब है सांस छोड़ना, ये निष्क्रिय क्रिया होती है। सबसे पहले आपको बताना है ये निष्क्रिय क्रिया होती है और ये इसकी उल्टी क्रिया है, ये निष्क्रिय क्रिया होती है और ये निःश्वसन की उल्टी क्रिया है।
अपन ने देखा ये उड़ोस्थी बाहर आ चुकी हैं, पसलियां ऊपर आ चुकी हैं और डायाफ्राम चपटा है। अब निःश्वसन में ऐसा हुआ था, उच्छ्वसन में सबसे पहले क्या होगा, ये जो बाह्य अंतराप्रसुप्त पेशी है, बाह्य अंतराप्रसुप्त पेशी है, इस बाह्य अंतराप्रसुप्त पेशी में होता है शीतलन। जस्ट उसका उल्टा है, बाह्य अंतराप्रसुप्त पेशी में शीतलन होता है। बाह्य अंतराप्रसुप्त पेशी में, बाह्य अंतराप्रसुप्त पेशी में शीतलन होता है। बाह्य अंतराप्रसुप्त पेशी में शीतलन होगा। जब बाह्य अंतराप्रसुप्त पेशी में शीतलन होता है तो पेशी की लंबाई बढ़ती है। पेशी की लंबाई बढ़ते ही क्या होगा, ये पसलियां नीचे व अंदर की तरफ आएगी, पसलियां वापस नीचे व अंदर की तरफ आती हैं और डायाफ्राम इस पसलियों के साथ उरोस्थि जुड़ी हुई है, उरोस्थि भी अंदर और नीचे की तरफ आती हैं, अंदर और नीचे की तरफ आएगी और फिर डायाफ्राम में वापस कैसा हो जाएगा, ये इस तरह से उरोस्थि अंदर आ गई, पसलियां नीचे आ गई, पसलियां नीचे आ गई, उरोस्थि नीचे आ गई, डायाफ्राम वापस क्या हो जाता है, गुंडाकार हो जाता है। डायाफ्राम चपटे से गुंडाकार हो जाएगा, डायाफ्राम चपटे से गुंडाकार हो जाता है, डायाफ्राम चपटे से गुंडाकार हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा, वक्ष गुहा का आयतन है वो कम हो जाएगा, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और वक्ष गुहा का आयतन कम होते ही जो बाह्य वायुमंडल है उसकी तुलना में फुफ्फुस पर, फेफड़ों पर दबाव लगता है। पसलियां क्या करती हैं, फेफड़ों पर दबाव डालती हैं और फेफड़ों पर दबाव इतना ज़्यादा होता है कि ये फेफड़े हैं इनसे हवा बाहर निकल जाती है, यानी पसलियां उसके ऊपर दबाव डालती हैं, उरोस्थि उसके ऊपर दबाव डालती हैं और अंदर जो हवा होती है वो बाहर आ जाती है। तो आपसे पूछा कैसे क्रिया हुई है, ये जस्ट इसकी उल्टी क्रिया है निःश्वसन की। इसमें बाह्य अंतराप्रसुप्त पेशी में हुआ शीतलन, पसलियां नीचे और अंदर आई, उरोस्थि भी नीचे और अंदर आई हैं। ये क्या है, ये पसलियां हैं, ये पसलियां हैं वो नीचे और अंदर आई, पसलियां नीचे आ गई हैं और अंदर आ गई है, उरोस्थि हैं वो भी नीचे और अंदर आ गई हैं। डायाफ्राम ये है गुंडाकार का, चपटा है ये गुंडाकार हो गया, डायाफ्राम वापस गुंबद आकार हो गया। वक्ष गुहा का आयतन पहले ज्यादा था, वक्ष गुहा का आयतन कम हो गया और वक्ष गुहा का आयतन कम होते ही फेफड़ों उपस्थित जो CO2 थी वो बाहर निकल गई, फेफड़ों ऊपर दबाव पड़ने के कारण। तो इस तरह से आपको बताना है ये उच्च श्वसन क्रिया है। लेकिन एक सवाल आता है कि व्यक्ति जब सक्रिय श्वसन करता है, तेजी से सांस लेता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, अपने शरीर में जल्दी जल्दी सांस छोड़ी जाती है। तो उस टाइम एक पेशी होती है जिसका नाम होता है आंतरिक अंतरप्रसुप्त पेशी। एक पेशी है जिसका नाम है आंतरिक अंतरप्रसुप्त पेशी। ये आंतरिक अंतरप्रसुप्त पेशी काम आती है और पसलियों को क्या करती है, जल्दी नीचे खींचती है। पसली को जल्दी नीचे खींचेगी और जल्दी पसली नीचे आएगी तो उरोस्थि भी नीचे आएगी, उस कंडीशन में ये काम आती है। आंतरिक अंतरप्रसुप्त पेशी है, इसमें होता है संकुचन। और दूसरा है उदर की पेशियां या नीचे पेशियां होती हैं जिनका नाम होता है उदरीय पेशियां। ये उदरीय पेशियां भी क्या करती हैं कि सांस छोड़ने में सहायता करती हैं, जल्दी से जल्दी सांस छोड़ने में सहायता करती हैं। तो ये सवाल आता है व्यक्ति जब जल्दी जल्दी सांस छोड़ता है तो कौन सी दो पेशियां और काम आती हैं, आंतरिक अंतरप्रसुप्त पेशी और उदर की पेशियां काम आती हैं। आंतरिक अंतरप्रसुप्त पेशियां क्या करती है, पसलियों को जल्दी टेढ़ा करती है, नीचे लाती हैं। उदरीय पेशियां होती है वो डायाफ्राम है उसकी गति को नियंत्रित करती हैं। अब ये जो ये डायाफ्राम की पेशियां हैं ये एक्चुअल में डायाफ्राम है, इसमें अन्य पेशियां पाई जाती हैं। एक्चुअल में ये पेशियां क्या करती है, संकुचित और शिथिल होती हैं, जिसके कारण डायाफ्राम गुंडाकार से चपटा और चपटे से गुंडाकार होता है। तो अब सवाल पूछा गया आपसे उच्च श्वसन के चरण लिखो और निःश्वसन के चरण लिखो, तो ये आपको याद रखना है। 4 नंबर का सवाल आता है सीधा के सीधा कि निःश्वसन उच्च श्वसन को समझाओ या श्वासन की क्रियाविधि समझाओ या श्वसन की क्रियाविधि समझाओ। अगर सवाल आ जाए बच्चों श्वसन की क्रियाविधि समझाओ तो आपको ये पूरा का पूरा समझाना है, और आपको सवाल आ जाए श्वासन की क्रियाविधि समझाओ तब ये पूरा सवाल समझाना है।
और सवाल आ जाए निश्वसन उच्छ्वसन की क्रियाविधि समझाओ, तब ये आपको समझाना है। या तो निश्वसन का अलग सवाल आ जाएगा या उच्छ्वसन का अलग सवाल आ जाएगा। कौन सी पेश या काम आती वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।